हेलो मित्रों, नमस्कार। ये ज्वालामुखी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इस पर हमारे दूसरा वीडियो है। इसके पहले पार्ट का वीडियो मैंने डाउनलोड कर दिया है। आप लोग जो है सनातन आईएएस के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखकर उसको अध्ययन कर लें। उसका कई बार वीडियो देखें तो तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा भूकंप पर है, प्लेट टेक्टोनिक है, सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग देख लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए इसके दूसरे भाग में हम लोग ज्वालामुखी के दूसरे भाग में अध्ययन करते हैं, दरारी उद्भेदन। पहले क्या था, कल हम लोग क्या थे, केंद्रीय उद्भेदन के बारे में अध्ययन कर लिए थे। दरारी उद्भेदन के बारे में हम लोग भी अध्ययन कर लिए थे, लेकिन आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। दरारी जैसा कहा नहीं जाता है, अब समझ लीजिए, समझ जाइए। मान लीजिए ज्वालामुखी उद्भेदन यहाँ से होता, सीधे एक नली से बाहर मलबा निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय यानी सेंट्रल है। ये एक केंद्र के द्वारा ये मलबा बाहर यानी कि मैग्मा बाहर निकल रहा है लावा के रूप में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैग्मा अलग है, लावा अलग है। मैग्मा क्या होता है, जब वो पृथ्वी के अंदर धधकता हुआ पदार्थ होता तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर निकलता है तब इसी को लावा कहते हैं। तो एक छिद्र के द्वारा, एक नली के द्वारा जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्भेदन। और जब ये दरार के रूप में, दरार मान लीजिए जो फर्श है, ये पूरा फर्श मान लीजिए ये, अब इसको ऐसा समझिए, ये कहाँ केंद्र के द्वारा मलबा बाहर निकल रहा है तो इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रल इरप्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रल इरप्शन। अब ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रल इरप्शन एंड फिशर इरप्शन में क्या अंतर है। तो अगर नली के द्वारा है तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल इरप्शन। ये सेंट्रल मतलब केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय इरप्शन। और अगर ये पूरा मान लीजिए कि ये धरातल है, दरार के द्वारा निकला, यानी कि एक ये वाली इधर प्लेट जा रही, ये वाले इधर प्लेट जा रही, ये वाले इधर, ये वाले इधर। अब बीच में गैप तो बन गया, तो जब गैप बन गया, गैप बनने से क्या होता है कि मैग्मा को बाहर आने के लिए रास्ता मिल गया, तो उसकी क्या कहते हैं, दरारी उद्भेदन, फिशर इरप्शन। ध्यान दीजिएगा, और जब यहाँ ध्यान देंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। और मैं अपने चैनल पर जो पूछा जाता है वही मैं बताता हूँ। बाकी चैनलों के तमाम ऐसी चीज़ें वो इसलिए बता जाते हैं ताकि जो लड़के पढ़ने वाले ये समझे कि ये बहुत आता है। तो यहाँ सिविल में बस खास चीज़ आपको यही ध्यान, क्या पढ़ना है। बस अगर आप ये समझ गए क्या पढ़ना तो वही पढ़ेंगे। नहीं पता चला कि ज्वालामुखी में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती मैं वही बताता हूँ। इसलिए मेरा क्लास जो है बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक, तो आपने क्या देखा, एक इधर जा रही है, एक इस साइड में जा रही है, तो बीच में दरार बन गई। दरार बन गई तो मैग्मा कहाँ आएगा, ये दरार के द्वारा बाहर निकलेगा, तो इसको क्या कहते हैं, दरारी उद्भेदन। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है मध्य महासागरीय कटक। देखिए मैं बना भी दे रहा हूँ। ये यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, यूरोप मान लीजिए, ये आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और ये नॉर्थ अमेरिका है। बस समझ जाइए, ये अटलांटिक महासागर है, और लिख भी देते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, और ये क्या है, यूरोप है। ठीक, समझ गए। अब ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में क्या होता है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो बीच में क्या हुआ, बीच में दरार बन रही है, और दरार के द्वारा जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ बहुत बड़ा, इसको मध्य महासागरीय कटक कहते हैं, 14,000 किलोमीटर की एक
जो मलबा निकला उसके द्वारा क्या पर्वत का निर्माण हो गया, इसको पर्वत भी कहते हैं। तो क्या है, मध्य महासागरीय कटक इसी को कहते हैं। तो नाम लिख देते हैं यहाँ पर, मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। तो अंतर आप समझ गए। ठीक, अब आगे चलते हैं। उद्गारित पदार्थ के आधार पर क्या क्या पदार्थ जो है निकला, उसके आधार पर हम लोग अध्ययन थोड़ा सा करेंगे। तो उद्गारित पदार्थ के आधार पर इसको मिटा देता हूँ, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो उद्गारित पदार्थ में से गेजर है, गर्म वाटर है, मुंहफटे है, और मुंहफटे सौरपतारा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ज्वालामुखी के स्थलाकृतियाँ हैं हालांकि। तो सबसे पहले हम लोग गेजर या गीजर पढ़ेंगे। गेजर या गीजर, गेजर ये होता है, इससे रुक रुक कर गर्म पदार्थ यानी गर्म जल बाहर निकलता रहता है, इसको हम गीजर कहते हैं। रुक रुक कर, अवकाश सहित, इसको लिख लिया अवकाश, अवकाश सहित, अवकाश सहित गर्म जल का बाहर निकलना। अवकाश सहित मीन्स रुक रुक कर ये गर्म जल का बाहर निकलता रहता है, इसको क्या कहते हैं, गेजर कहते हैं। एक होता है गर्म जल, गर्म जल। तो इसमें क्या, दोनों में, इसमें अवकाश रहित यानी कि लगातार पानी निकलता रहता है, इसमें अवकाश रहित, अवकाश रहित गर्म जल बाहर निकलता रहता है। ठीक, दो चीज़ आप समझ गए, गर्म जल स्रोत और गेजर। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक है धुआंरे। धुआंरे, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूमरोल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूमरोल। इसमें क्या होता है, इसमें जो है गैस और जलवाष्प लगातार बाहर निकलता रहता है। गैस प्लस जल वाष्प लगातार बाहर निकलता रहता है। और गैस जो है जलवाष्प इसमें सबसे ज़्यादा होती है, जलवाष्प लगभग 99.8 होता है, और टेम्परेचर इसका लगभग के जो 650 के आसपास होता है। थोड़ा किसी किस्सा में अप एंड डाउन लिखा है, लेकिन एवरेज जो है इतना रहता है। इसके बाद क्या है, सोल्फ तारा। सोल्फ तारा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सल्फर की मात्रा अधिक होती है।
इसमें जो है इसमें भी गैस जल निकलता है, लेकिन सल्फर की मात्रा अधिक। सल्फर की मात्रा अधिक, सल्फर की मात्रा अधिक होती है, इसको सोल्फ तारा कहते हैं। अब सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप समझते चलिएगा। सोल्फ तारा, और सोल्फ तारा कहाँ है? विश्व के प्रमुख धुआंरे चलिए सोल्फ तारा आपका हो गया। एक होता है मड वल्केनो, इसको भी जान लेते हैं। मड वोल्केनो, मड वोल्केनो। मड वोल्केनो में क्या होता है? गैस होती है, गैस प्लस जलवाष्प, प्लस इसमें कीचड़ होता है। कीचड़, गैस रहेगी, जलवाष्प रहेगा और कीचड़, ये साथ में रहेगा, इसके लिए इसको कहते हैं मड वल्केनो। और ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक है द्वीप, यारा ने 12 टांग, एक द्वीप है 12 टांग, ये कहाँ? अंडमान में, अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह में है, वहाँ ये मड वल्केनो पाया जाता है। और सबसे बड़ा मड वल्केनो कहाँ है? लूसी जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मड वल्केनो, यहाँ मैं लिखता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा मड वल्केनो लूसी है। कहाँ? इंडोनेशिया में, लूसी। ये देखिए मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, और ये भी अंडरलाइन है, इसको भी ध्यान से, कई सब फैक्ट चीज़ें हैं, इनको दिमाग में आप बैठा लीजिए। लूसी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। तो गेजर, गर्म जल, धुआंरे, सोल्फतारा, मड वल्केनो, ये आप इतना कुछ समझ गए हैं। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक? क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो फिर आगे का हो नहीं पाएगा, इसलिए मिटाना तो मजबूरी है। और ज्वालामुखी जो आपके प्री और मेंस दोनों में है, मेंस में जनरली पूछा जाता है इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक, जो इस बार आया था। तो उद्गार के समय के आधार पर, अब हम लोग क्या करेंगे? उद्गार के समय के आधार पर अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी। उद्गार के समय के आधार पर, तो समय के आधार पर यानी कि कौन ज़्यादा तेज या कभी बंद हो जाता है, उसके आधार पर, तो ये 3 प्रकार की हैं। एक है सक्रिय, सक्रिय मीन्स जो हमेशा लगातार सक्रिय ज्वाला, जो जिससे हमेशा ज्वालाएं निकलती रहती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी।
दूसरा है प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी, आप समझ जाएंगे, इससे मैंने लगा दिया। तीसरा है मृत्यु, मृत ज्वालामुखी। समय के आधार पर, यानी उद्गार के समय के, जो उद्गार लंबा होगा फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा या उद्गार नहीं होगा, उसके आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के। सक्रिय जो कि लगातार ज्वालाएं जिसे निकल रही हैं, जिससे शुरू हुआ था तब से आज तक लगातार, तो क्या कहते हैं, सक्रिय कहते हैं। प्रसुप्त कहते हैं कि सुषुप्ता अवस्था में है, हो सकता है मे बी इन फ्यूचर इससे ज्वालाएं निकल आएँ। तीसरा क्या है, मृत्यु। मृत ज्वालामुखी में से अब ज्वालाएं निकलने की कोई संभावना नहीं बची है। तो आपसे आ जाए पूछे कि सक्रिय, प्रसुप्त, मृत, इसमें क्या अंतर है, तो आप शब्दों के आधार पर ये अंतर बता सकते हैं। ठीक, और ये उद्गार के समय के आधार पर है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, सक्रिय वाले में। तो इसको लिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। अब सक्रिय में क्या होता है, लगातार सक्रियता बनी रहती है, लगातार पदार्थ बाहर निकलता रहता है। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं कि एक है किलायु। किलायु सबसे बढ़िया उदाहरण है, किलायु। ये हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप, कहाँ, यूएसए। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। आ जाए विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, तो कौन सा है, किलायु। किलायु कहाँ है, हवाई द्वीप पर है। ठीक, ये फैक्ट आपका तैयार हो गया और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगला क्या है, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये कहाँ है, ये इटली में है, लिपारी द्वीप के आसपास। इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। मतलब लगातार ज्वालाएं इससे निकलती रहती, तो रात में लाइट दिखाई देती भूमध्य सागर में, इसलिए कहते हैं इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। आप कहीं रात में जाइए और बड़ी कोई ज्वालाएं जल रही हो, तो वहाँ पास में प्रकाश रहता है। और सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, आप ट्रेन से उत्तराखंड जाइए जो कानपुर होकर जाते, तो रास्ते में आपको कई ज्वालाएं मिलेंगी, रात में बड़ी तेज़ दिखाई देती, तो आसपास के एरिया में उससे प्रकाश फैला रहता है। तो वही ये स्ट्राम्बोली है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, ये इटली में पड़ता है। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी के लिए सबसे सक्रिय किलायु है। स्थान भी पूछ रहे तो कहाँ, इटली, भूमध्य सागर। दूसरा क्या है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर एक है स्थान, वहाँ पर है, इक्वाडोर एक देश है, इक्वाडोर में है। ये है साउथ अमेरिका।
और इसकी एक खास बात है कोटोपैक्सी की, ये जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बस समझ जाइए सक्रिय में, और विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी ये केलायु है। सॉरी, ये विश्व का सबसे ऊंचा है, सबसे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अब बनाए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ये, और विश्व का सबसे ऊंचा यानी ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी है। अब अगला क्या है, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ओजस डेल, इसमें अंतर बहुत बारीक बारीक है, अंतर तो इसे बहुत बड़ा है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा यानी ऊपर, ऊपर समझिएगा, यानी जमीन से लेकर के ऊपर सबसे ऊंचा तो कोटोपैक्सी आ जाए। और ओजोस डेल सलाडो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये क्या सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी मैं समझा दे रहा हूँ फिर से, ये है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। अब ये है इक्वाडोर, ये ओजोस डेल सलाडो, ये कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर, ऊंचाई कहाँ, मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, तो ये इतना हो गया ऊंचाई, यहाँ से लेकर ये इतना सबसे ऊंचा है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये मान लीजिए पहाड़ है, अब ये यहाँ पर स्थित है, दोनों में अंतर समझ गए, ये यहाँ स्थित है और इसकी ये पूरी ऊंचाई है। ठीक, तो आई थिंक किलायो, स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, ओजोस डेल सलाडो, ये आप इसको याद रखिएगा, आगे भी ये भी आएंगे। अब अगला क्या हमारा आता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होने की संभावना ना के बराबर है। लिख लीजिए परिभाषा, इनमें उद्गार होने की संभावना ना के
बराबर है प्रसुप्त में। अब इनका उदाहरण क्या क्या है, तो उदाहरण में सबसे पहले आता है विसुवियस। विसुवियस कहाँ पड़ता है, इटली में। इटली भूमध्य सागर के आसपास है विसुवियस। दूसरा है बैरन नारकोंडम। बैरन नारकोंडम कहाँ, भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ जाएंगे आप। ठीक, अगला क्या है, किलिमंजारो। किलिमंजारो ये कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका में। अगला क्या हमारा था, मृत ज्वालामुखी। थर्ड पर ये है सेकंड आपका मृत ज्वालामुखी। इसमें भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं। भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं। देखिए, अब प्रसुप्त में क्या संभावना ना के बराबर, में भी हो सकता है, लेकिन इनमें नेवर। वैसे तो प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है, यही ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, लेकिन यहाँ संभावना है, यहाँ एकदम संभावना नहीं है। तो मृत ज्वालामुखी के दो तीन उदाहरण क्या है, को सुल्तान, को सुल्तान, को सुल्तान कहाँ पर है, को सुल्तान यहाँ पर है पाकिस्तान में। देवबंद, देवमंद है, बंद नहीं, देवमंद। और पोपा कौन कहाँ पर है, ये मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा। पोपा एक है ज्वालामुखी, एक काकागुआ, ये इतने ज्वालामुखी है जिनमें आप कोई संभावना नहीं है कि भविष्य में यहाँ से कोई उद्गार होगा। ठीक, इतना आप समझ गए हैं। अब जो आपका सबसे मेन टॉपिक पड़ता है, ये तो मेन है ही है, अब जो पीसीएस मेंस में अक्सर पूछा जाता है कि ज्वालामुखी से ज्वालामुखी के द्वारा बनाई गई, आपने नोट कर लिया होगा, स्थलाकृतियाँ। इस पर आइए, अब आपको एक एक स्थलाकृतियाँ बताते हुए चलते हैं। ठीक, तो ज्वालामुखी से ये स्थलाकृतियाँ यहाँ पर लिख देते हैं, स्थलाकृतियाँ। अब स्थलाकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आंतरिक, दूसरी होती है बाह्य। बाह्य स्थलाकृति।
स्थलाकृति। आंतरिक स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी के अंदर ही बने, ये आपकी पृथ्वी है, इसके अंदर ऐसे बन जाए, डाइक बन जाए, लेपोलिथ बन जाए, फैकोलिथ बन जाए, तो ये आंतरिक है। अब बाह्य क्या है, ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर ये आपका धरातल है, धरातल के ऊपर पर्वत बन जाए या कोण बन जाए, जो भी यहाँ पर बनते हैं तो ये बाह्य कहते हैं। तो आंतरिक और बाह्य, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, आंतरिक वाला। आंतरिक वाला हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो आंतरिक में आ जाइए। सबसे पहले क्या बनता, बैथोलिथ। बैथोलिथ 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 क्या है, ये आंतरिक भाग में बनती है। ये पृथ्वी की आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग में ये बहुत बड़ी चट्टान के समान बनेगी। ये समझ लीजिए कि इस टाइप का। बैथोलिथ, ठीक। बैथोलिथ ऐसी बनती है। दूसरा क्या होता है, डाइक। डाइक जो है ये स्थलाकृतियाँ है और मान लीजिए इस टाइप की बनेगी। ये आपकी डाइक हो गई। और ये पीसीएस में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिगर बनाकर। ये नहीं कि जैसे हमने हम करवा दिया ऐसे आप भी कर लें, थोड़ा सा अच्छे में कीजिए। वैसे मैं जो भी मैं लिखा रहा हूँ ऐसा कराएंगे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत समय तो मिलता नहीं है। छोटे क्वेश्चन के लिए 5 मिनट और बड़े क्वेश्चन के लिए 10 से 11 मिनट, इसी में सारी काबिलियत, सारी स्किल आपको दिखानी होती है। डाइक हो गया। डाइक ये ऐसे बना दीजिएगा। सिल, एक सिल होता है, देखिए यहाँ पर सिल। तो सिल को क्या बनाना है, डाई कैसे बनती है, इस टाइप की, और सिल कैसे बनती है, क्षैतिज है। ये एक ही प्रकार की ये आपकी सिल हो गई। और ये क्यों कैसे बनते हैं, अब मैग्मा बाहर से अंदर से बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन इसको फोड़ नहीं पाया। ये कहीं ना कहीं जहाँ भी इसको दरार मिली, जहाँ भी जगह मिली, वहाँ ये जाकर सेट हो गया। और जब सेट हो गया तो ठंडा होने के बाद ये सब स्थलाकृतियाँ बनेंगी। फिर जब करोड़ों वर्षों के बाद खुदाई होगी तब ये प्राप्त होगा, जैसे कि हमारे दक्षिण भारत में। भूकंप के दौरान भी यही होता है। भूकंप और ज्वालामुखी में आपको अंतर पता ही है। भूकंप में मलबा बाहर नहीं निकल पाता है, मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है। ज्वालामुखी में बाहर आ जाता है, अंदर भी रहता है, दोनों में होता है, ठीक। तो ये हो गया सील आपका। इसके बाद है फाइकोलिथ। तो यहाँ लिख देते हैं फाइकोलिथ, यहाँ बना देते हैं, यहाँ सबसे सही। फाइकोलिथ, फाइकोलिथ बनता है ऐसे 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 ऐसे। इस टाइप का एक एक फिगर आप ध्यान रखिएगा। प्री में तो आप ज़्यादा चांस है कि हल्का पूछे आपको समझ में आए, लेकिन मेंस में आपको बनाना रहेगा। और जैसे आप बना देंगे फिगर, लिख भले ना पाएँ, अगर फिगर बन गया तो मान चलिए कि नंबर आपको मिलेगा। तो ये क्या होगा, फाइकोलिथ हो गया। एक अगला होता है लेपोलिथ। और एक बात और, जब आप बुक उठाएंगे, बुक में फिगर देखेंगे कोई दूसरे टाइप का, उस टाइप का बना नहीं पाएंगे। तो आप बस सिंपल सा जाने रहिए कि बुक वाला फिगर नहीं बना पाएंगे। जो ये फिगर है बस यही पर्याप्त है आपके लिए। लेपोलिथ वाला होता है इस टाइप का। ये हो गया लेपोलिथ।
एक होता लाइकोलिथ, यहाँ पर कर देते हैं। लाइकोलिथ, लाइपोलिथ ऐसे बना था और लाइकोलिथ क्या है, ये ऐसे बनेगा, उसका उल्टा या इसका उल्टा वो, या एक दूसरे के उल्टे हैं ही हैं। तो इतनी स्थलाकृतियाँ हो गई आपके लिए खास। अब ये सबको कहीं एक जगह समेट देते हैं तो ज़्यादा सही होगा। अलग अलग बनाए हैं, अब इनको एक जगह कर देते हैं। और आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, इसका मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको एक जगह बना देता हूँ। ये है पूरी पृथ्वी। इस नली से मैग्मा बाहर जा रहा है। कुछ मैग्मा तो चला गया, कुछ मैग्मा नहीं जा पाया, यहीं पर जगह मिल गई, उसने स्थान बना लिया। तो ये है आपका बैथोलिथ, बैथोलिथ। बैथोलिथ। और क्या है, ये आपका क्या है, ये है लेपोलिथ। ये क्या है, लाइकोलिथ। वही चीज़ जो उसमें थी उनका इकट्ठा कर देते हैं, आपको थोड़ा आसानी होगी और वहाँ फिगर बनाने में भी आपको आसानी होगी। ये क्या है, डाइक। ये क्या है, सिल। ये क्या है, फैकोलिथ। फैकोलिथ। इतनी आकृतियां अगर आपने बना दी तो यकीन मानिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आपको अगर वो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर तक दे देगा। अगर वो 12 नंबर का क्वेश्चन है तो मान चलिए कि 7, 8, 8, 9 तो आपको मिल ही जाएंगे। बस जाग्राफी में, जाग्राफी ही क्यों, जाग्राफी में विशेष तौर से आपको फिगर देना है, या जहाँ भी आप देखें फिगर देने की संभावना बनती है तो वहाँ आप फिगर ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि फिगर का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एग्जामिनर फिर एग्जाम उसको पढ़ता नहीं है और तुरंत आगे बढ़ जाता नंबर देकर। अगर आपने लाख लिखा, एक पेज लिख दिया है, लेकिन अगर कोई फिगर नहीं है तो बहुत कम चांस होते हैं कि उतना बेहतर नंबर आपको मिले। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ। फिर इसके मैंने सोचा रहा 2 ही पार्ट बना, लेकिन एक पार्ट और बन जाएगा, तीसरा पार्ट, बस आपको दिक्कत ना हो सिर्फ इस नाते। नहीं मैं एक में ही टोटल कर देता तो आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत, इसलिए वीडियो छोटा छोटा रहा। तो फिर मिलते हैं इससे बेहतर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।